गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 जून 2022 की जीके में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग जीके पर आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस आज से स्टार्ट हैं और आज यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं आइए हम लोग यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि अभी एक ज्वलनशील मुद्दा है जो हमारे यहाँ दिखाई पड़ रहा है या फिर हमारे जो युवा हैं इसको लेकर बहुत आक्रोशित हैं। तो जानते हैं क्या है ये। एक योजना का नाम है जिसका नाम है अग्निपथ योजना और अग्निपथ योजना के तहत बनने हैं यहाँ पर अग्निवीर। तो अग्निपथ योजना के तहत जो बनने वाले अग्निवीर हैं उनके आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए एक क्वेश्चन बनता है। उस आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा स्टार्ट किया गया है और ये स्नातक डिप्लोमा है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो जानते हैं क्या है इस डिप्लोमा में। तो क्वेश्चन है कि कौन सा संस्थान अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है या करेगा आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। और जानते हैं अपनी योजना के बारे में। तो अग्निपथ योजना के तहत हर आवेदक की उम्र 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए और वो कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। वेतनमान की अगर बात करें तो पहले साल करीब 4,76,000 का पैकेज उसको मिलेगा जो चौथे साल बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। सेवानिधि की अगर बात करते हैं तो वेतन का 30% अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जाएगा। इतनी ही रकम उस फंड में गवर्नमेंट भी डालेगी। सेवा काल पूरा होने पर हर अग्निवीर को लगभग 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अब इस जो आपका ये पूरा योजना है इसको लेकर युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन ये योजना कहीं ना कहीं उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो कि कई साल तैयारी करते हैं और कई 1,000-2,000 की वैकेंसी में अपनी जगह बना पाते हैं। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 40 से 45,000 वैकेंसी की घोषणा करी है तो और इस बारे में सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है जिसमें 10 बड़ी बातें क्या क्या हैं वो भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले से वायुसेना ने कहा है कि वो 24 जून को अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। नौसेना जो है वो 25 जून को अपना नोटिफिकेशन निकाल रहा है और 1 जुलाई को थल सेना अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का सिलेक्शन करने के लिए। लगभग 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में ज्वाइन करेगा। अग्निवीरों का पहला बैच जो होगा वो दिसंबर में, इसी साल के दिसंबर में आर्मी को ज्वाइन करेगा। अग्निवीरों का दूसरा बैच 2023 में ज्वाइन करेगा। जो आज पूरे देश में या फिर कह सकते हैं कुछ प्रदेशों में प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रहे हैं उन अग्निवीरों को इसमें मौका नहीं मिलेगा, यानी उन छात्रों को अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। सेना में अब केवल सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी, ऐसा सेना की कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। नौसेना में हो रही महिला अग्निवीरों की भर्ती जो कि युद्धपोतों पर तैनात होंगी और अग्निपथ को रोल बैक करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये वापस होगा। मतलब अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि ये योजना अब वापस नहीं होगी, ऐसा सेना ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को लगभग 1 करोड़ की धनराशि मिलेगी। 3 सेनाओं में 5 साल में लगभग 1.25 लाख अग्निवीर तैयार होंगे। अग्निवीरों के अलाउंस आम सैनिकों के अलाउंस से भी ज्यादा होंगे। मतलब यहां पर कुल मिला के सैनिकों का ही फायदा है। अगर आप गौर से देखें तो 4 साल में आप एक अच्छी खासी स्टेब्लिश जिंदगी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे।
तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है 20 जून को। हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह जून में और भी कई सारे दिन हैं जो कि मनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 जून को तो वैश्विक मातृपितृ दिवस या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का घोषणा की गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को रूसी भाषा दिवस। इसी तरह 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, यानी खून डोनेट कर सकते हैं इस दिन, इसको बढ़ावा देने के लिए। 15 जून को ग्लोबल विंड डे यानी हवा दिवस। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस। इसी तरह 19 जून को परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कछुआ दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। 17 जून की अगर हम बात करें तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया। 18 जून को आपका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है और 20 जून को आपको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर दिन की शुरुआत आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हर दिन अपना एक टारगेट बना सकते हैं और उस टारगेट को हिट भी कर सकते हैं। अगर आप डेली का टारगेट डेली नहीं हिट करेंगे तो वो आपके लिए बोझ बनता जाएगा और उसके तले आप दबते जाएंगे। तो कोशिश करिए कि रोज का टारगेट रोज आप कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक अभी जारी हुआ है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो विश्व जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें पिछले साल, यानी अगर हम बात करें 2012 की, तो यहां पर भारत का जो स्थान था विश्व स्पर्धा सूचकांक में वो 43 था। यानी 2021 में ये इसकी रैंक जो भारत की थी वो 43 रैंक थी। ठीक है, कितनी रैंक थी? 43 रैंक थी। अब चूंकि 2022 है तो इसमें रैंक क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसकी अब जो रैंक है वो घटकर 37 हो गई, यानी 6 स्थान पीछे आ गया है। ठीक है, अब जो रैंक है वो कितनी है? वो आपकी है 37, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि 2004 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें लगभग 110 लोग हैं। और अगर हम बात करें इस साल जो टॉप किया है उसकी, तो इसमें डेनमार्क ने पहला स्थान, डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है, फर्स्ट पे आ गया है, और स्विट्जरलैंड सेकंड पे आया है। ठीक है, कौन सा है? स्विट्जरलैंड आपका सेकंड स्थान पे आया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया की सबसे तेज जो ग्रोथ हुई है वो भारत की हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसके बारे में और आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस समयावधि के दौरान लागू किया जाना है? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो आपका अगला चरण है वो 2020-21 नहीं, 2021-20 नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 22 और 23 के बीच में शुरू किया जाएगा, जो कि 25 तक चलेगा। नहीं, आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहां पर कब से शुरू होगा? 2024 से 2025 तक लागू किया जाना है। इस मिशन के तहत इस मिशन का दूसरा चरण की शुरुआत केंद्रीय जल एवं शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई है। कुल परियोजना का व्यय 1,40,881 करोड़ रुपए है। दूसरा चरण देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए पर इसका ध्यान केंद्रित होगा। चरण सेकंड को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहां पर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक रिपोर्ट हर साल जारी होती है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस साल इस में हमारे देश के एक प्रदेश का नाम घोषित किया गया है। उस प्रदेश का नाम है केरल। केरल, ठीक है। और इसकी जीएसआर रैंकिंग में कितना स्थान? इसको चौथा स्थान मिला हुआ है। जीनोम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के तहत ये आता है कि, और इसकी शुरुआत जो है वो केरल ने 2006 में की थी। किसके तहत? केरल स्टार्टअप मिशन के तहत की थी। केरल अभी हाल ही में केरल सरकार के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, उनको भी आप लोग जान सकते हैं। जैसे केरल सरकार स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश जारी कर दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। केरल ओलंपिक खेल का शुरुआत तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। तो और भी चीजें इसके बारे में जानते हैं केरल के बारे में। तो ये है मैप में केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्य का उत्सव की अगर बात करें तो यहाँ का राज्य उत्सव ओणम है। मुख्य त्योहारों में ओणम, विशु, नवरात्रि, दिवाली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा ये हिंदुओं के मेन त्योहार हैं जो कि केरल में मनाए जाते हैं। मुस्लिमों के मेन त्योहारों की बात करें तो रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद ए शरीफ। क्रिश्चियन की अगर बात करें तो क्रिसमस और ईस्टर यहाँ पर मनाए जाते हैं। केरल को गॉड ऑन कंट्री भी कहा जाता है, यानी ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी केरल के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो केरल के बारे में और भी जानकारी हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल को विकसित किया है? किस संगठन ने? यहां पर संगठन की बात हो रही है, किस संगठन ने, तो किसने बनाया है? आपके पास ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी है इसरो, और सी है बीएआरसी, और डी है आईएलओ। तो सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी मिसाइल है क्या। ये जो पृथ्वी द्वितीय मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। परीक्षण रेंज इसका आईटीआर चांदीपुर में किया गया है, कोयला मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इसको जो मतलब बनाया है वो बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और कुछ बातें जानते हैं ओडिशा के बारे में। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है, भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर केरल उड़ीसा में बनाया गया है। और जानते हैं उड़ीसा के बारे में, तो यह है मैप में उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं कि उड़ीसा में क्या क्या चीजें हैं। उड़ीसा की स्थापना 1958 में की गई। 1 अप्रैल को यहां पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को यहां पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा के बारे में जानते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप था। यहाँ पर कौन सा था? व्हीलर द्वीप। क्या नाम था इसका? व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का अभी नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये बना दिया गया इसका नया नाम। अच्छा, यहां पर इसके अलावा भी कई सारे बीच हैं, जिसमें एक है रसीकुडिया बीच और गोल्डन बीच।
उड़ीसा के दो गांवों यानी न्यूलियाईसाई और वेंकट राजा, इन दो गांवों को सुनामी रेडी घोषित किया गया। कौन से गांव हैं आपकी? न्यूक्लियाईसाई और दूसरा जो गांव है वो है आपका वेंकट राजा। इन दो गांवों को सुनामी रेडी घोषित किया गया। ठीक है, क्या घोषित किया गया? सुनामी रेडी। इसके अलावा उड़ीसा में लिंगायत मंदिर भी है, जगत राज मंदिर भी है, कोणार्क का मंदिर भी है और जगन्नाथ स्वामी का भी मंदिर यहाँ पर है। तो ये कुछ जानकारी थी उड़ीसा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं और आगे की चीजों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है। तो ये जो प्रोटेक्शन की मंजूरी है वो किस राज्य ने दी है? तो इसको उत्तर प्रदेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में दो मेन वन्य जीव स्थल हैं, जिसमें से एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ये दो पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं। और भी जानकारियां हैं वो आप गूगल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संस्थान या विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII अधिसूचित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक मामलों का विकास। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आज आइए जानते हैं कि ये क्या चीज होती है इसके अंतर्गत, मुद्रास्फीति सूचकांक के अंतर्गत। एक, परिसंपत्ति की मुद्रास्फीति समायोजित लागत मूल्य जिसके साथ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या हानि की गणना की जाती है, वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को जारी किया है, 331 के रूप में जारी किया है। तो इसको कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। पिछले वर्ष 2021-22 के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए CII को 317 के रूप में अधिसूचित किया गया है। पहले कितना था? 22-23 के लिए 331 है, लेकिन इससे पहले 21-22 में कितना था? 317 था। यह अधिसूचना आकलन वर्ष 2023-24 और भविष्य के वर्षों के लिए लागू होगी। कब से लागू होगी? 23-24 और उसके आगे वर्षों के लिए ये जो आपका है मुद्रास्फीति सूचकांक, ये लागू होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है, इसका देश कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास है ये। क्या है? ये एक घास है और एक समुद्री फूल वाला पौधा है जिसे पार्सिडोनिया कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के नाम से, पार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। सार्क बे में 112 मील यानी लगभग 180 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ जो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित जंगल है। यानी ये जो आपका सबसे बड़ा पौधा था वो कहां पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 112 मील यानी 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस पौधे ने का जो उत्पत्ति है वो केवल एक बीज से हुई थी। इस वजह से ये पौधा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? विश्व धरोहर स्थल के रूप में, एक संरक्षित जंगल क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ, जिसमें से कि हम अभी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। और करंट अफेयर के क्वेश्चनों के अलावा कॉन्सेप्टुअल क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। उन क्लासेस में आप लोग हमारे साथ जुड़ के
अपनी करंट की नॉलेज को और आगे बढ़ा सकते हैं, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से जुड़ जाइए टॉपर लेन के साथ। और आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस होते हैं और इन कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। इसके थ्रू हमें मिलता है मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं भागीदार जरूर साबित होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।